नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो मैं आपको पढ़ा रहा था राष्ट्रीय गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अनिवार्य प्रश्न पत्र का एक मॉडल पेपर। ओके, मॉडल पेपर क्या कहें, ये 2018 का ही पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर आप कह सकते हैं इसको। ओके, तो मैंने बताया था इसमें 3 खंड होते हैं, राष्ट्रीय गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार। तो यहाँ पर जो आपका राष्ट्रीय गौरव था, इससे टोटल 40 नंबर के प्रश्न आते हैं, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में करा दिया है। दूसरा आपका पर्यावरण है, जहाँ से 30 नंबर के प्रश्न आते हैं, मतलब 30 प्रश्न आते हैं, ये भी मैंने करा दिया। यानी कि 40 और 30 70 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। आज हम करेंगे मानवाधिकार अध्ययन, यानी कि 30 प्रश्न यहाँ से भी आते हैं 30 नंबर के। ओके, तो टोटल आपके 30 30 60 और 40 100, यानी 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। ये देखिए यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर, मतलब 100 नंबर का, और 2 घंटे आपको टाइम दिए जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग 71 नंबर प्रश्न से करते हैं, क्योंकि 70 तक हम लोगों ने कर लिया है और ये थर्ड पार्ट होगा। ओके, तो इसके पहले 2 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं, उसको देख लीजिए। पेपर इसी प्रकार आएगा। और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल पे चले जाइए, माय यूनिक अकेडमी। वहाँ पर मैंने बहुत सारा क्वेश्चन कराया, लगभग 800 या 850 के आसपास प्रश्न हैं। ओके, तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता। अब इसमें कौन सी ऐसी स्वतंत्रता है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत वो नहीं आता है? ऑप्शन ए धर्म परिवर्तन हेतु दबाव, ऑप्शन बी स्वेच्छा धर्म परिवर्तन, पूजा का अधिकार, ऑप्शन डी है पूजा स्थल के निर्माण का अधिकार। तो इसको समझ लीजिए। देखिए, पूजा स्थल के निर्माण का अधिकार ये हमारा अधिकार है। ओके, संविधान में हमें ये दिया गया कि भाई हम अपने पूजा स्थल का निर्माण कर सकते हैं। पूजा का अधिकार, हम पूजा भी कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, ये भी हमको अधिकार है। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन का अधिकार ये भी हमको मिला है। ओके, कि भाई हम चाहें जिस धर्म को अपनाएं, ये हमारी इच्छा है। तो ये तीनों अधिकार हमको मिले हैं, लेकिन ये अधिकार हमको नहीं मिला है कि हम धर्म परिवर्तन हेतु किसी ऊपर दबाव डालें। ओके, कोई मुस्लिम है तो उसको हम हिंदू बनाएं, कोई हिंदू है उसको मुस्लिम बनाएं, सिख बनाएं, ऐसा करने के लिए हम किसी पर दबाव नहीं डाल सकते। तो ये हमारे अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, ये स्वतंत्रता का अधिकार नहीं। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। 72 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूलवंश, जात, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 15, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन है 15 सही होगा। मतलब इसमें अनुच्छेद 15 में कहा गया है, ये संविधान में अनुच्छेद है। मैंने बताया 2 चैप्टर आपके पॉलिटी से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, एक तो मूल अधिकार वाला जो चैप्टर है, और एक नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व। ये जो 2 चैप्टर हैं पॉलिटी से, यहाँ से आपके प्रश्न आएंगे। तो इनको आप अगर कहीं से पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, नहीं तो आपको मैं यहाँ थोड़ा बहुत पढ़ा ही दूँगा जो इम्पोर्टेंट है। तो जो अनुच्छेद 15 है संविधान में, इसमें कहा गया है कि भाई जो राज्य है या जो सरकार है वो किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी, ना तो जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, लिंग के स्थान पर, किसी आधार पर वो किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेगी। जो भी योजनाएं लाएगी वो सभी के लिए होगा। ओके, आप सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे या किसी कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। अगर ऐसा कोई करता है तो ये बात ध्यान रखिए, अगर आप सरकारी कॉलेज में जाते हैं, आपको लिंग के आधार पर, जन्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर आपसे भेदभाव करता है, आपको एडमिशन नहीं देता, कहता है आप इस जात के हैं, इस लिंग के हैं, नहीं देता, तो आप यानी कि आपके अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो रहा है। ये जो आपको अधिकार मिला था इसका उल्लंघन हो रहा है। तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आपकी आवाज़ सबसे पहले सुनेगा। ओके, तो अनुच्छेद 15 में यही कहा गया कि भाई कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। बाकी सारे अनुच्छेद हैं। तो फिर यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को बाल अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 1976, 1977, 1978, 1979। तो यहाँ जो आपका आंसर है वो 1979 होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1979 को बाल अधिकार का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। फिर यहाँ एक प्रश्न ये भी है, ये नीति निर्देशक तत्व से है। तो
तो मैंने आपको बताया मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये देखिए नीति निर्देशक तत्व से प्रश्न आ गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 38 ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 39, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 38 का, ऑप्शन डी 39 का, अनुच्छेद 39 का। तो देखिए ये जो 36 से लेकर और फिर ये 36 से लेकर के आपका जो नीति निर्देशक तत्व है ये आता है। तो इसमें एक अनुच्छेद है 39 का, अनुच्छेद 39 का। इसमें कहा गया है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति गरीब है, उसके पास पैसा नहीं कि वो अपने लिए वकील कर सके और इसके साथ अन्याय हो रहा है, तो सरकार उसको एक सरकारी वकील मुहैया कराएगी। मतलब उसका केस कौन लड़ेगा? सरकारी वकील। ओके, तो ऐसी सुविधा है, ये अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को कि अगर कोई प्राइवेट वकील या फिर पैसे वाला वकील अपने लिए नहीं रख सकता तो सरकार उसके लिए वकील का इंतज़ाम करेगी। उसका केस कौन लड़ेगा? सरकारी वकील। सरकार उसको पैसा देगी वकील को, फ्री। इसे कहते हैं निःशुल्क विधिक सहायता। मतलब वो वकील आपसे कोई पैसा नहीं लेगा, उसको पैसा कौन देगा? सरकार देगा। ओके, तो अनुच्छेद 39 का में व्यवस्था की गई। हालांकि आप दबाव नहीं डाल सकते, ये नीति निर्देशक तत्व है, इस पर आप दबाव नहीं डाल सकते कि सरकार आपको मुहैया ही कराए, वो सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। ओके, लेकिन जो मूल अधिकार होता है उस पर आप दबाव डाल सकते हैं, लेकिन ये नीति निर्देशक तत्व है, इस पर दबाव नहीं डाल सकते, सरकार की इच्छा पर है। वो अगर सही मानेगी तो आपके लिए एक वकील रख देगी, अगर नहीं तो नहीं। ओके, तो ये अनुच्छेद 39 का में है, फ्री। ओके, विधिक सहायता। फिर यहाँ संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 12 में। तो मैंने अभी आपको बताया अनुच्छेद 14 यहाँ पर सही होगा। ओके, अनुच्छेद 14 में कहा गया कि भाई न्यायालय के समक्ष, अगर आप कानून के समक्ष जाएंगे तो सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे कोई मुकेश अंबानी हो या बड़े बड़े अधिकारी हों या कोई एक सामान्य नागरिक हो। ओके, अगर उसने दंड किया है तो उसको न्यायालय उसी अनुपात में सज़ा देगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो ये चीज़ समानता का अधिकार इसको बोलते हैं। ओके, अनुच्छेद 14। फिर यहाँ 76 नंबर प्रश्न है आपका, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? 1947, 48, 49, 50। तो मैंने आपको पढ़ाया है 1948 में 10 दिसंबर को की गई थी। ओके, 10 दिसंबर 1948 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। ऑप्शन बी सही होगा, 1948। फिर यहाँ प्रश्न है आपका 77 नंबर का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 28, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 29। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का जो संरक्षण किया गया है वो अनुच्छेद 29 में किया गया है। ये आपका मूल अधिकार से प्रश्न है। ओके, तो मैंने बताया मूल अधिकार चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आएंगे आपके। ये देखिए, ये भी मूल अधिकार से ही संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। तो देखिए अब इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर मैं चारों अनुच्छेद को थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। अगर पूछे उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया है तो 18। 17 में है अस्पृश्यता, यानी छुआछूत की भावना का मतलब हटाना एक प्रकार से। ओके, आप कह सकते हैं छुआछूत की जो भावना है उसको प्रतिबंधित किया गया है अनुच्छेद 17 में, कि आप भाई किसी के साथ छुआछूत की भावना नहीं रख सकते कि आप इस कास्ट के हैं, या वो पहले ऐसे होता था ना, तो वो चीज़ समाप्त कर दी गई है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत प्रतिबंध लगा दिया गया। अनुच्छेद 16 में है कि भाई अगर कोई सरकार नौकरी निकालती है, कोई जॉब निकालती है वैकेंसी, तो सभी के लिए समान होगा। ओके, सभी लोग उसमें डालेंगे, यानी कि अवसर की समानता होगी। आप भी भाग लीजिए, जो भी सारे कास्ट के हैं लोग भाग लेंगे, जो भी उसमें अपना अच्छा प्रदर्शन करेगा वो आगे जाएगा, नौकरी पाएगा। लेकिन सरकार सभी के लिए अवसर देगी, सभी को। तो अवसर की समानता जो है वो अनुच्छेद 16 में है। तो यहाँ वही पूछा, अवसर की समानता। ओके, लोक नियोजन मतलब ये जो सरकारी जॉब्स होते हैं इनके लिए जो वैकेंसी निकलती है वो सभी के लिए होगी।
तो अनुच्छेद 16 आपका सही होगा। और जो 15 में है मैंने आपको बताया था, धर्म, लिंग, जाति, वंश, इसके आधार पर सरकार आपसे भेदभाव नहीं कर सकती। ओके, सरकार का मतलब कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई ऑफिस है सरकारी, आपसे भेदभाव नहीं करेगा। फिर यहाँ पर है आपका 1 मिनट, ये देखिए अभी क्या हो गया। फिर यहाँ है महिलाओं से संबंधित चतुर्थ विश्व सम्मेलन 1995 में हुआ था, जिनेवा में, लंदन में, हेग में, बीजिंग में। कब हुआ था, कहाँ हुआ था, पूछ रहा है आपसे। महिलाओं से संबंधित चतुर्थ विश्व सम्मेलन है 1995 में, कहाँ हुआ था। ओके, तो ये बीजिंग में हुआ था, चीन की राजधानी बीजिंग। और ये मैंने आपको शायद कल के प्रश्न में पढ़ाया है, जो मेरे दूसरे चैनल पे वीडियो अपलोड हुआ है, 29वीं क्लास है, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था। फिर यहाँ जो आपका प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। तो अभी मैंने आपको बताया था अस्पृश्यता। ओके, तो अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 16। तो मैं फिर से एक बार यहाँ बता देता हूँ ताकि आपका रिवीजन होता रहे। अनुच्छेद 16 में है अवसर की समानता, जो अभी प्रश्न पूछा था, अवसर की समानता। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत की समाप्तिकरण या छुआछूत का अंत जो किया गया है वो अनुच्छेद 17 में किया गया है। ये जो अस्पृश्यता है इसी को छुआछूत कहते हैं। ओके, फिर यहाँ जो प्रश्न है आपका, मानवाधिकार के संरक्षण के लिए लोगों में निम्न पर पूर्ण विश्वास है, यानी कौन सी चीज़ है जिस पर आपको पूर्ण विश्वास है। राज्यसभा, लोक अदालत, लोकसभा, न्यायपालिका। तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा है, देखिए इसका अब ये मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको अपने दूसरे चैनल पे बताया है कि इसका जो पूर्ण विश्वास है वो है न्यायपालिका, लेकिन मेरे ख्याल से वो आंसर गलत है। ओके, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है लोक अदालत सही होना चाहिए। तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ। ओके, क्योंकि मुझे भी कन्फ्यूज़न है, एक दो प्रश्न ऐसे मिल जाते हैं जो थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। तो मुझे ये प्रश्न थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि यहाँ पर लोक अदालत होगा या फिर न्यायपालिका होगा, क्योंकि दोनों न्याय देने का काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पर तो ऐसे जो इसका आंसर है इस प्रश्न का आंसर भी है मेरे पास, तो उसमें तो ऑप्शन बी दे रहा है लोक अदालत, बाकी मैंने आपको वहाँ पर बताया था न्यायपालिका। तो एक बार आप इसको नेट पे सर्च कर लीजिए कि लोक अदालत का क्या काम है। ओके, फिर आपको मिल जाएगा इसका आंसर। फिर यह जो प्रश्न है आपका, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। आप देखिए यहाँ पर ये जीवन का अधिकार जो दिया गया है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, और ये कई बार मतलब आपसे बड़े बड़े उसमें पूछ सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा सही से, अनुच्छेद 19 तो आपका हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 14 तो आपका हो गया अदालत के जो सामने जो आप जाते हैं तो भाई समानता का अधिकार है, सभी के साथ समान व्यवहार करेगा। और यहाँ पर जो आपका अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद जो 21 है, 21 है, इसमें थोड़ा सा, हाँ, अनुच्छेद 21 में आपको जो है कि जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 ही होगा। ओके, 21 आपका ऑप्शन सही होगा। इस भाई ने गलत लगाए, 14 नहीं होगा। 14 में मैंने आपको बताया कि भाई कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। तो अगर आपसे पूछता है कानून के समक्ष समानता का अधिकार, तो अनुच्छेद 14। ओके, तो यहाँ पूछा है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भी इसको कहते हैं। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। भाई जीवन जीने का सभी को अधिकार है। ओके, फिर अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार का। ओके, तो इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, गाजियाबाद। लखनऊ आपका सही ऑप्शन होगा। ओके, लखनऊ में जो उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग है उसका मुख्यालय है लखनऊ में।
फिर यहाँ पर है राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। तो जो नियुक्ति करता है वो तो राज्यपाल करता है, लेकिन जब ये त्यागपत्र देगा, ओके, जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या जो सदस्य होते हैं त्यागपत्र देते हैं तो राष्ट्रपति को देते हैं, ओके। या हटाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति, जबकि नियुक्ति राज्यपाल करता है। फिर यहाँ संविधान के किस अनुच्छेद में बंधुआ मजदूरी प्रतिबंधित की गई है? अनुच्छेद 21 मतलब 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25। अब देखिए बंधुआ मजदूरी की बात कर रहा है कि आप किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, मतलब बेगारी नहीं करा सकते। तो यहाँ पर अनुच्छेद आपका 23, अनुच्छेद 23 सही होगा। इस भाई ने 24 लगाया जो कि गलत है, ओके। अनुच्छेद 23 में कहा गया कि आप ना तो मानव का दुर्व्यापार कर सकते, ना तो उससे बलात् श्रम करवा सकते हैं, बेगार करवा सकते हैं, सारी चीज़ें उससे नहीं करवा सकते। ये सब अपराध माना जाएगा अगर आप किसी व्यक्ति से ऐसा कराते हैं। अब ये 24 लगाया तो 24 भी इसी से संबंधित है, लेकिन 24 में थोड़ा सा अंतर ये है। 24 में ये कहा गया कि भाई 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको किसी कारखाने में या खदान में आप नहीं लगा सकते, उनसे काम नहीं करवा सकते, ओके। तो 14 वर्ष से कम का अगर कोई बच्चा है तो उसको आप फैक्ट्री में नहीं लगा सकते, ओके, काम पे नहीं रख सकते, उससे आप कारखाने में या जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उसमें काम नहीं करवा सकते। तो अनुच्छेद 24 में ये बात कही गई है कि 14 वर्ष से कम के आयु के बच्चे से आप कारखाने में काम नहीं करवा सकते। और जो 23 है इसमें ये कहा गया है कि आप किसी से बेगारी लेकर काम नहीं करवा सकते, ओके। बलात् श्रम मतलब जिस काम को वो करने के लिए है ही नहीं, आप जानवर जैसा उसके साथ सलूक नहीं कर सकते। तो ये जो है यहाँ पर आपका बंधुआ मजदूरी जो है बलात् श्रम ही है। तो ये अनुच्छेद 23 में है। फिर यहाँ जो प्रश्न है आपका, भारत के संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भाग 4, भाग 3, भाग 5, भाग 2। तो ये भाग 3 है आपका, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, ओके। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आपका मूल अधिकार है भाग 3 में। फिर भाग 4 आ जाता है नीति निर्देशक तत्व, ओके, और वो 36 से लेकर 51 तक चलता है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आपका जो है नीति निर्देशक तत्व चलता है। फिर उसके बाद भाग 4 का आ जाता है, ओके, मूल कर्तव्य से लेकर वहाँ पर आपके क्वेश्चन आते हैं। तो मूल कर्तव्य से क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, यहाँ पर ज़्यादा आपसे नीति निर्देशक तत्व और फिर मानवाधिकार, सबसे ज़्यादा मानवाधिकार, फिर मूल अधिकार, ओके, यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन कभी कभी नीति निर्देशक तत्व से आ जाता है, बाकी पॉलिटी में कोई ऐसा चैप्टर नहीं जहाँ से प्रश्न पूछे जाएँ। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 24 दिसंबर को, 10 अक्टूबर को और 24 अक्टूबर को। तो ये कई बार प्रश्न मैंने करा दिया 10 दिसंबर को। ये सब सारी चीज़ें आपको रट जानी चाहिए। मानवाधिकार के अवधारणा का मूल अधिकार क्या है? जल, प्रकृति, वायु, मानव। तो ऑप्शन डी मानव है, ओके। फिर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। तो अब ध्यान से पढ़िए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन जो राज्य मानवाधिकार आयोग होता है उसके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। जो राज्य वाला होगा उसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, जो राष्ट्र वाला होगा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। लेकिन याद रखना कि दोनों को हटा कौन सकता है, चाहे वो राज्य के हों या राष्ट्र के हों, राष्ट्र मानवाधिकार हो या राज्य मानवाधिकार हो, उनके सदस्यों को हटाने का काम केवल और केवल राष्ट्रपति करेगा, जबकि नियुक्ति अलग अलग होती है। अगर राष्ट्र के स्तर पर है तो नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और राज्य के स्तर पर है तो नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन हटाएगा दोनों को राष्ट्रपति ही। फिर जो है प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार तृतीय पीढ़ी के मानवाधिकार के अंतर्गत माने गए हैं? शांति का अधिकार, विकास का अधिकार, स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय स्थित है दिल्ली में, लखनऊ में, मुंबई में, कोलकाता में। कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है उसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार का मुख्यालय पूछे तो लखनऊ में। फिर यहाँ है राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सुश्री रेखा शर्मा, सुश्री ममता शर्मा, डॉक्टर गिरिजा व्यास, डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही होगा, सुश्री रेखा वर्मा। देखिए ये 2018 में मतलब पद पर आई थी, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी थी 2018 में, लेकिन अब अगर चेंज हो गई हूँ तो आप एक बार नेट पे इसको सर्च कर लीजिए कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है।
और मैंने सर्च किया तो अभी वहाँ पर सुश्री रेखा शर्मा ही बता रहा है। फिर यहाँ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बाल मजदूरी को प्रतिबंधित किया गया है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 30। तो अभी मैंने आपको समझाया था कि अनुच्छेद जो 24 है इसमें बाल मजदूरी को प्रतिबंधित किया गया, यानी कि अगर 14 वर्ष से कोई कम आयु का लड़का है, बालक बालिका है, तो उससे आप कारखाने में काम नहीं करवा सकते, तो वही है बाल मजदूरी आप नहीं करा सकते। ओके, अनुच्छेद 24। फिर है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों या सिद्धांतों को निम्नलिखित में से कहाँ से लिया गया है? अमेरिका संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, फ्रांसीसी संविधान से, कनाडा के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण कानून 1993 के तहत किया गया था? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। तो इसमें ऑप्शन सी आपका ऑप्शन बी सही होगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसकी स्थापना इस कानून के तहत की गई थी, यानी जो 1973 का अधिनियम आया था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम, उसी के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी कानून के तहत। ओके, अब ये जो प्रश्न है देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या है? 5 वर्ष, 65 वर्ष, 5 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक, 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक, 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र तक, 5 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ देखिए, मैं आपको बता दूँ, इसमें कोई ऑप्शन इस समय नहीं सही है, लेकिन अगर आपको यही चारों ऑप्शन आता है, इसी में से अगर आपको लगाना है तो आप लास्ट वाला सही कर दीजिए। 5 वर्ष, 70 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष की उम्र। पहले ये था पहले, लेकिन अब ये चेंज हो गया, अब हो गया 3 वर्ष या 70 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष। पहले था 5 वर्ष या 70 वर्ष। अगर आपसे कहीं इसमें दिया हो नया, मान लीजिए वो दे देता है 3 वर्ष और 70 वर्ष भी दे देता है, तो आपको वो ऑप्शन में टिक करना है। लेकिन अगर 3 वर्ष नया वाला नहीं देता है, पुराना ही देता है, तो ये पुराना क्वेश्चन है। ओके, 18 का है, तो आप यही लगा देंगे 5 वर्ष 70 वर्ष। लेकिन अगर 3 वर्ष वाला देता है तो उसको आपको लगाना है 3 70। फिर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश। देखिए, ये जो उच्च न्यायालय है ये है हाई कोर्ट, और ये जो उच्चतम लिखा रहता है जहाँ जहाँ, ये है सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो ध्यान रखना, दोनों एक ही नहीं है। तो जो अध्यक्ष होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और वो भी रिटायर वाला। ओके, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रिटायर वाला, यानी अवकाश वाला। तो देखिए, ये आपको मिल गया यहाँ सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, मुख्य न्यायाधीश भी मिल गया और अवकाश है नहीं, रिटायर है, तो ये होता है अध्यक्ष। ओके, ऑप्शन सी आपका सही होगा। फिर है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? वर्ष आपको बताना है। 91, 93, 94, 95। तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा, 28 सितंबर 1993। 2 प्रश्न और बचे हैं आपके। सभी मानवाधिकार सभी के लिए का नारा मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा के किस वर्षगांठ के अंतर्गत दिया गया? तो ऑप्शन सी आपका 30वीं। लेकिन इसको देख लीजिए, ये प्रश्न, इसका उत्तर कहीं मुझे मिला नहीं, मैंने ढूंढा। ओके, बाकी इसमें जो उत्तर दे रहा है वो 30 ही दे रहा है, जो आंसर सीट है, लेकिन इसका मुझे नहीं मिला। तो 2 प्रश्न ऐसे होंगे जिनको मैंने थोड़ा सा आपको सही से नहीं बता पाया हूँ, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं। ओके, एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आ ही जाते हैं हर बार कि वो आपको कहीं मिलेंगे नहीं। फिर ये जो है आपका, ये तो मैंने आपको कई बार बताया कि मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद हैं? तो 30 अनुच्छेद हैं। ओके, और 8 अध्याय हैं, मैंने आपको बताया था। तो ये आपका पूरा जो 2018 का प्रश्न पत्र था कंप्लीट हो गया। इसमें 3-4 प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जिनका आंसर समझ में नहीं आ रहा होगा। ओके, तो मेरे समझ में भी नहीं आ रहा है, फिलहाल आप देख लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।